सभी को नमस्कार। आज हम लोग प्रकृति भाव संधि के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रकृति भाव संधि के पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, उन कुछ सूत्रों की साधारण व्याख्या भी करेंगे, जिससे आपको ये संधि भी स्पष्ट हो जाएगी और व्याख्या करने का जो तरीका है, वो भी आप सभी को मालूम होगा। क्योंकि मुख्य रूप से ये जो कक्षा है वो स्नातक स्तर के बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है, जिन्होंने व्याकरण पत्र ले रखा है और संधि प्रकरण उसमें लगा हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सूत्रों की व्याख्या और उनके उदाहरणों में संधि किस तरह से संघटित होती है, इसको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपके समक्ष सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। जो प्रकृति भाव संधि है, इसका सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। और नीचे ब्रैकेट में अनुवृत्ति आ रही है प्रकृति प्रकृत्या। ठीक है, प्रकृत्यांतः पादम अष्टाध्यायी के सूत्र से पीछे से अनुवृत्ति सूत्र में चली आ रही है। तो सबसे पहले हम इस प्रकृति भाव के मुख्य सूत्र की व्याख्या करने के लिए विभक्ति अर्थ को देखेंगे। जो मैंने तुम्हें विभक्ति बताई है कि किस तरह से संधि सूत्रों में से संधियों के अर्थ निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इस सूत्र में अचि शब्द है और अचि जो है वो कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, एक वचन का रूप है। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या अर्थ देता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप जो है अपना अर्थ देता है परे होने पर। तो इसीलिए अचि का अर्थ हो जाएगा अच परे होने पर। उसके बाद प्रकृत्या को ले लेते हैं, जो अनुवृत्ति का शब्द है, उसका तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो तृतीया विभक्ति अर्थ देती है कि प्रकृति के साथ या प्रकृति के योग में। और प्लुत प्रगृह्य, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्लुताश्च प्रगृह्याश्च प्लुत प्रगृह्य। तो ये होते हैं कि मतलब प्लुत एवं प्रगृह्य होते हैं। क्या होते हैं? तो इसी सूत्र में नित्यम, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं, नित्य होते हैं। अर्थात क्या होते हैं? नित्य संधि युक्त होते हैं। ठीक, तो नित्य हेलो संधि युक्त होते हैं अच परे होने हेलो। पर प्रकृति के साथ कौन? प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्द। अब इसको जब आप अर्थ के रूप में देखेंगे तो और अच्छी तरह से आप सभी को ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से देखो आप कि प्लुत एवं प्रगृह्य शब्दों का अध्याहार कर रखा है, मतलब दो बार इसको अर्थ में मैंने दिखा रखा है। एक बार ब्रैकेट में आप देख रहे हैं प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्दों से उत्तर। ब्रैकेट में इसीलिए दिया है क्योंकि सूत्र में जो अर्थ है, सूत्र में जो शब्द हैं, उसमें इस तरह की कोई पंचमी विभक्ति नहीं दर्शाई गई है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्दों को जब प्रकृति भाव होता है तो इसका मतलब प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्दों से उत्तर शब्दों की ही वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ आपका यहाँ से आरंभ होता है कि अच परे हो तो प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्दों से उत्तर अच परे हो तो पूर्व प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्दों का नित्य प्रकृति भाव हो जाता है। प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्दों का नित्य प्रकृति भाव हो जाता है। तो अब यहाँ पर प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्द होने चाहिए पूर्व में, और यदि उससे परे अच हो तो जो प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्द हैं उनको नित्य प्रकृति भाव हो जाता है।
तो ये प्रकृति भाव संधि क्या है, प्रकृति भाव किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट यहाँ पर होना चाहिए कि प्रकृति भाव से तात्पर्य यहाँ दो शब्दों की संधि प्राप्त होने पर भी उनकी वह संधि न होकर प्रकृति अर्थात स्वाभाविक या मूल रूप में विद्यमान रहते हुए ही संधि युक्त हो जाना है। ठीक है, तो प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, ठीक है, स्वाभाविक। तो प्रकृति भाव हो जाता है अर्थात अपना स्वाभाविक जो रूप है उस रूप में ही संधि हो जाती है। अर्थात जो संधि वहां पर प्राप्त होने वाली होती है वो संधि न हो करके जो उनका प्राकृतिक रूप है अर्थात मूल स्वरूप है शब्दों का, वो मूल स्वरूप ही संधि के रूप में वहां पर स्थिर हो जाता है। और ऐसी जो संधि होती है उस संधि को प्रकृति भाव संधि कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको उदाहरण में और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। जैसे उदाहरण आप देखिए, सबसे पहले इसमें सूत्र भी नीचे मैंने दिखा रखा है उदाहरण के नीचे संक्षेप रूप में। ठीक, प्लुत ऑब्लिक प्रगृह्य है, या तो प्लुत होना चाहिए या प्रगृह्य होना चाहिए आदि शब्द के अंत में, और पूर्व शब्द के अंत में प्लुत हो या प्रगृह्य संज्ञक शब्द हो, और प्लस उसके बाद में जो पर शब्द है, पर शब्द के आदि में क्या होना चाहिए, कह रहे हैं अच होना चाहिए। तो क्या होता है, जो प्लुत एवं प्रगृह्य संज्ञक शब्द हैं और अच परे होने पर उनका प्रकृति भाव संधि हो जाती है, अर्थात वो जैसे हैं वैसे ही हो जाते हैं। क्यों इसकी जरूरत पड़ी और कैसे वो प्रकृति भाव रूप में हो जाते हैं, ये अब उदाहरण में आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण आपने लिया, एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो यहाँ पर एहि कृष्ण ये प्लुत है। मैंने पहले ही दिन जब तुम्हें वर्ण पढ़ाए थे तो वहां वर्णों के भेद बताए थे कि ह्रस्व अ, दीर्घ अ और प्लुत अ, और प्लुत अ को हम इस अक्षर से या इस चिन्ह से दर्शाते हैं। और प्लुत की सर्वाधिक मात्रा 3 मात्रा होती है। यदि हम अ को बोलने में थोड़ा समय लगता है तो आ को बोलने में उससे दुगुना समय लगता है, और आ इस प्लुत को बोलने में उससे तिगुना समय लगता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लुत जो है वो सबसे दीर्घ माना जाता है। दीर्घ से उत्तर दीर्घ से बाद भी प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो प्लुत है, और खास करके इसका प्रयोग हम संबोधन में बोलते हैं। जब किसी को आप पुकारते हैं, ठीक है, तो पुकारते समय कृष्ण इधर आओ, इस तरह से मतलब प्लुत संज्ञक बोला जाता है वहां पर। ठीक, तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं ए ही कृष्ण, अरे कृष्ण इधर आओ, अत्र गौस चरति, और यहाँ गाय चर रही है। ठीक, तो इस तरह से अब यहाँ पर जो संधि करनी है वो कृष्ण ये प्लुत संज्ञक और जमा आगे अत्र है। ठीक है, अब इन शब्दों को हम तोड़ेंगे तो ए ही हमने ऐसे ही ले लिया है क्योंकि मुख्य रूप से जो संधि हो रही है वो पूर्व और पर के ध्यान रखना है हमें, पूर्व शब्द क्या है और पर शब्द क्या है, इसीलिए ए ही को मैंने तोड़ करके नहीं दिखाया। ठीक है, तो कृष्ण को हमने अलग अलग किया, क में री जुड़ा हुआ है, आधा श है, मूर्धा ण है, और उसके बाद प्लुत अ है, और उसके बाद प्लस है जहाँ संधि करनी है, और उसके बाद अत्र है, अ त र में अ जुड़ा हुआ है, उसके बाद गौश्चरति ये वाक्य है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें जो संधि देखनी है वो लाल अक्षरों में मैंने दिखाया हुआ है कि अप्लुत है प्लस अ है, इन दोनों के बीच में संधि होनी है। ठीक है, क्योंकि पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर और पर्व शब्द के आदि अक्षर पर ही संधि होती है, तभी, क्योंकि उन्हीं की संहिता संज्ञा हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये देखना है सबसे पहले कि संधि प्राप्त कौन सी हो रही है। संधि तो हमें इनके बीच में करनी है, प्लुत अ और ह्रस्व अ के बीच में, लेकिन संधि प्राप्त कौन सी हो रही है। तो यहाँ आप देखोगे संधि प्राप्त कौन सी हो रही है कि अक जमा सवर्ण अच बराबर दीर्घ, ये जो तीर का निशान है ये इसको प्रदर्शित कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो संधि प्राप्त हो रही है वो दीर्घ संधि प्राप्त हो रही है। कैसे कि अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो तो
पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। अक सवर्ण दीर्घ ये सूत्र कहता है। तो यहाँ पर क्या है, अक है ही, क्योंकि अ ई उ रील री, ठीक है, ये 5 अक्षर जो हैं अक प्रत्याहार में आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्याहार में जिन वर्णों की गिनती है, तो अ वहां पर पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, वहां पर अ से तात्पर्य वहां ह्रस्व अ भी है, दीर्घ अ भी है और प्लुत अ भी है। इसी तरह से सिर्फ ह्रस्व ई दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वहां ह्रस्व ई भी है, दीर्घ ई भी है और प्लुत ई भी है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप प्रत्येक स्वर वर्ण का ह्रस्व और दीर्घ वहां पर देखते हैं, तो प्लुत अ जो है वो अक प्रत्याहार में आपको दिखाई देता है। तो अक से उत्तर क्या होना चाहिए, सवर्ण अच परे होना चाहिए। तो अच है ही और सवर्णी भी है, क्योंकि इसी की तरह है। प्लुत अ के उच्चारण स्थान और प्रयत्न क्या है, वो भी जो है कंठ विवृत है। और ह्रस्व अ जो है उसके भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और विवृत है। तो इसीलिए ये सवर्ण भी है। तो अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर इस प्लुत अ और इस ह्रस्व अ, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होना चाहिए, अर्थात आ होना चाहिए। प्लुत अ और ह्रस्व अ दोनों को मिला करके एक ही आ होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, दीर्घ आ होना चाहिए, दीर्घ संधि के हिसाब से। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि ऐसा करेंगे तो ण के बाद जो प्लुत अ और यहाँ पर जो ह्रस्व आ है, इन दोनों की जगह पर आ हो जाएगा। और फिर रूप क्या बनेगा, कृष्णात्र गोश्चरति, जो कि अशुद्ध बनेगा। इसीलिए वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सवर्ण दीर्घ संधि जो है, यहाँ पर दीर्घ संधि जो है उसका बाध कर देता है ये सूत्र, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। ठीक है, ये अपवाद बन करके आता है। ये क्या कहता है कि यदि प्लुत है पूर्व शब्द में, पूर्व शब्द के अंत में, या पूर्व शब्द के अंत में प्रगृह्य संज्ञक शब्द है, प्रगृह्य संज्ञा हो रखी है, तो और अच परे है, तो वहां पर फिर कोई संधि नहीं होती, बल्कि क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव संधि होती है, दीर्घ संधि नहीं होगी। ठीक है, और प्रकृति भाव का मतलब मैंने बताया कि प्रकृति का मतलब अपना मूल स्वरूप। यहाँ पर मूल स्वरूप क्या था, प्लुता था। यहाँ पर मूल क्या था, प्लुता था। यहाँ भी प्लुता, यहाँ भी प्लुता। तो संधि होने के बाद भी अपना मूल स्वरूप ही रहेगा, अर्थात प्लुत अ ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पर ह्रस्व था, यहाँ पर भी ह्रस्व था मूल रूप में, तो मूल स्वरूप संधि होने के बाद भी क्या आया, ह्रस्व अ ही आ गया। और ये क्या है, ह्रस्व अ ही मिलकर के संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इनको मिला देंगे, क री श ण, और प्लुत आ था तो प्लुत अपने मूल स्वरूप में आ गया। यहाँ अत्र का अ था, वो भी मूल स्वरूप में आ गया। आगे त र अ है और गोश्चरति वाक्य है। जब इन सारी मात्राओं को आप मिला देंगे, तो एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, इस तरह से संधि बन जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संधि एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, यहाँ पर जो रूप था वही रूप आपको संधि होने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति। बस फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो संधि का चिन्ह था, वो संधि का चिन्ह बीच में से हट जाता है, और संधि, बिना संधि के ही ये शब्द जो है संधि युक्त हो जाते हैं। और इसी का नाम प्रकृति भाव है। प्रकृति भाव का मतलब है कि कोई भी संधि, यहाँ दीर्घ संधि प्राप्त हो रही थी, कहीं पे यण संधि प्राप्त हो सकती है, कहीं पे वृद्धि संधि प्राप्त हो सकती है, कहीं पे कोई संधि प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम ये सूत्र लगता है, यदि प्लुत और प्रगृह्य के बाद अच दिखाई देता है आपको, तो वहां पर फिर वो प्राप्त होने वाली संधि नहीं होगी, बल्कि प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। अर्थात जो उनका मूल रूप है, वो मूल रूप में ही संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको पहले सवाल उठा होगा मन में कई बार कि सब जगह पे, चाहे वहाँ अकसवर्ण दीर्घ हो, चाहे वृद्धि रेची हो, चाहे इको यणची हो, सब जगह पे हम जब उदाहरण करते थे, तो ह्रस्व अ और दीर्घ अ का उदाहरण हम देख लेते थे, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उदाहरण देख लेते थे, लेकिन प्लुत
या प्लुत ई या प्लुत ऊ का कहीं भी उदाहरण हमने नहीं देखा पहले संधि करते। उसका कारण ये है कि जहाँ-जहाँ प्लुत अक्षर आएगा संधि के करने के लिए पूर्व शब्द के अंत में और उसके बाद अच प्रत्याहार होगा, तो वहाँ-वहाँ संधि जो है वो प्रकृति भाव संधि हो जाएगी और प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, तो वहाँ पर वो अपने मूल रूप में ही दिखाई देगा, संधि युक्त रूप नहीं दिखाई देगा। ठीक है? तो ये यहाँ पर प्लुत का उदाहरण आप लोगों ने देखा और 2 बातें यहाँ पर कही हैं, या तो प्लुत हो पूर्व शब्द के अंत में या फिर प्रगृह्य संजग हो पूर्व शब्द। तो अब दूसरा उदाहरण हम प्रगृह्य का भी हमें देखना होगा, प्लुत का एक उदाहरण हो गया है। अब प्रगृह्य संजक के साथ किस तरह से संधि होगी, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रगृह्य संज्ञा कहते किसे हैं, ठीक है? तो प्रगृह्य संज्ञा को जानने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 2-3 सूत्र दिखा रखे हैं। हालाँकि सूत्र बहुत सारे हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय का जो प्रथम पाद है, उसमें ईदु द्वेद द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र से लेकर के लगभग 9-10 सूत्र ऐसे हैं जो प्रगृह्य संज्ञा करते हैं लगातार, ठीक है? हालांकि मैंने यहाँ पर जो मुख्य सूत्र हैं वो 3-4 सूत्र ही आप लोगों के सामने रखे हैं, उनको संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो प्रगृह्य संज्ञा इन सूत्रों से होती है। ईदुद्दे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसो मात निपात एका जनांग ओत ईदुतौच सप्तम्यर्थे, इनको मैंने आपके समक्ष रखा है। हालांकि जब मैं संज्ञा प्रकरण पढ़ा रहा था प्रथम वर्ष की कक्षा में, तो उस समय प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में ये सारे सूत्र उल्लिखित भी हैं और मैंने पढ़ाए भी हैं, वहां से भी तुम लोग देख सकते हो इनको कि किन किन सूत्रों से और किस किस की प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है? ये बहुत संक्षेप में ही बताऊंगा। देखो, ईदुद्दे द्विवचनम प्रगृह्यम कहता है कि ईकारांत, ऊकारांत, एकारांत, द्विवचनांत जो शब्द हैं, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अर्थात जिन शब्दों के अंत में बड़ी होता है, जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ होता है, जिन शब्दों के अंत में ए होता है, और साथ ही क्या है, वो किसी भी विभक्ति के द्विवचन के रूप हो, द्विवचनांत होना चाहिए, द्विवचन का रूप हो, विभक्ति चाहे कोई भी हो, तो उन शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि हरि है, तो हरि जो है, हरि हरि हरया, ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बनता है। तो यहाँ पर ये ईकारांत भी है और द्विवचनांत भी है, द्विवचन का भी है, इसीलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। इसी तरह से गुरु है, गुरु गुरु गुरवः, ये ऊकारांत है और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में दोनों में बनता है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, प्रगृह्य संज्ञा हो गई इसकी। और इसी तरह से लता लते लता, ये भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बनता है, ये एकारांत है और द्विवचनांत है, इसीलिए इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। मतलब ये तीनों शब्द प्रगृह्य संज्ञक हैं। लेकिन 2 शब्द देखो मैंने ब्रैकेट में दिखाए हैं, रामौ रामे। रामौ जो है ये द्वितीय द्विवचन में बनता है, रामः रामौ, लेकिन इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये द्विवचनांत तो है, लेकिन द्विवचनांत के साथ साथ क्या होना चाहिए, या तो ईकारांत होना चाहिए, या ऊकारांत होना चाहिए, या एकारांत होना चाहिए। इन तीनों में से ये कुछ भी नहीं है, ये औकारांत है, इसीलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। ऐसे ही रामे है, ये एकारांत तो है, लेकिन एकारांत होने के बावजूद इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, रामे रामयो रामेषु, और जबकि होना क्या चाहिए, द्विवचन का रूप होना चाहिए, और ये एक वचन का रूप होने के कारण से प्रगृह्य संज्ञा नहीं है। तो दोनों शर्त होनी चाहिए कि इकारांत उकारांत एकारांत होना चाहिए, लेकिन द्विवचन का रूप भी वो होना चाहिए, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से आगे देखोगे, अदसो मात, अदस शब्द के मकार से परे स्थित ई और ऊ की प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है? ये सूत्र किस लिए बनाया? ये इसीलिए बनाया कि यहाँ कहा था कि ईकार उकार और एकार अंत में हो तो द्विवचन वाले हों तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, और यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ईकार उकार अंत में हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ कोई सा भी वचन हो सकता है, कोई सी भी विभक्ति हो सकती है।
ठीक है, वहां केवल द्विवचन मांगा था, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि ईकार और ऊकार अंत में होना चाहिए, भले ही कोई सा भी वचन हो। लेकिन वो स्पेशली अदस शब्द के लिए है कि अदस शब्द के मकार से के बाद यदि ये स्थिति मिलेगी तो प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण अमी ईशा, ये अदस शब्द का बहुवचन में रूप बनता है, तो ईकारांत तो है ये, लेकिन द्विवचन का नहीं था, इसीलिए इससे नहीं हो सकता था ईदुद्दे द्विवचनम प्रगृह्यम से। लेकिन अदसो मात से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है बहुवचन होने के बावजूद। इसी तरह से अमु आसाते है, ये उकारांत है, मकार के बाद है, इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। इसके बाद तीसरा सूत्र देखिए, निपात एका जनांग। निपात एका जनांग कहता है, और ओथ, दो सूत्रों को एक साथ ले लिया है मैंने। एक अच वाले जो निपात होते हैं और ओकारांत निपात, ठीक है। तो एक अच वाला कोई भी निपात हो, ओकारांत निपात में मतलब एक अच से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए दो सूत्र हैं यहाँ पर ये, ठीक है। निपात एक अच वाला प्रगृह्य संज्ञा होती है, और ओकारांत यदि कई सारे अच वाला भी है तो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखो, ई इंद्र, यहाँ पर ई निपात है, उ निपात होता है, आ निपात होता है, तो इनकी प्रगृह्य संज्ञा है। अहो ईशा, यहाँ पर हो, आहो, उताहो, ये जो है क्या है, निपात संज्ञा इनकी। जबकि क्या है, ये एक अच वाले नहीं है, एक से ज्यादा अच हैं, लेकिन ओकारांत हैं, इसीलिए इनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से अब अगला सूत्र है ईदु तौच सप्तम्य अर्थ है। ये कहता है कि सप्तम्य अर्थ में विद्यमान जो ईकारांत और उकारांत शब्द होते हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ऊपर जो ईकारांत उकारांत की बात की थी वो द्विवचनांत होने चाहिए थे, यहाँ अलग बात रख दी, यहाँ रख दी कि सप्तमी अर्थ में जो विद्यमान होते हैं उन ईकारांत उकारांत की भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, भले ही द्विवचनांत ना हो वो। तो उसके लिए यहाँ सोमो गौरी अधिश्रित मामकी तनु, ये वेद के उदाहरण है। और इनमें यहाँ गौरी में जो है सप्तमी विभक्ति है, मामकी तनु में भी सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी के अर्थ में यहाँ पर ईकार अंत में है, गौरी अधिश्रिता, तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है गौरी की। नहीं तो ये गौरी की प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती, क्योंकि ये द्विवचनांत नहीं है। और तनु में उकारांत है, इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है, अन्यथा नहीं हो पाती क्योंकि द्विवचन नहीं है। तो ये मुख्य रूप से मैंने 4-5 सूत्र आपको प्रगृह्य संज्ञा के बताए हैं, जिनसे जो है आपको ये मालूम पड़ेगा कि प्रगृह्य संज्ञा किन की होती है, और प्रगृह्य संज्ञा होने के उपरांत आप फिर अगली संधि कर पाएंगे, जो कि उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगी। देखो उदाहरण में वैसे ही मैंने सूत्र दिखाया है, प्लुत ऑब्लिक प्रगृह्य जमा अच बराबर प्रकृति भाव। उदाहरण के लिए आप देखेंगे हरि जमा एतो, ठीक है। जो ईदुद्देव द्विवचनम प्रगृह्यम में आपको उदाहरण दिखा था कि हरि जो है उसकी प्रगृह्य संज्ञा है। तो पहले तो आप ये तय करेंगे कि संधि किस किस के बीच में करनी है हमें। तो ह, अ, र, ई, इस तरह से ये शब्द है, और ए, त, औ ये शब्द है। तो यहाँ पर पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है ई, और पर शब्द का आदि अक्षर है ए, अर्थात इन दोनों के बीच में आपको संधि करनी है, ई और ए के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने संधि की प्राप्ति देखी कि इसमें कौन सी संधि प्राप्त हो रही थी पहले। तो आप देखेंगे इको यणची संधि यहाँ प्राप्त हो रही है, क्योंकि इक से उत्तर यदि अच परे है तो पूर्व और पर के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक में क्या है, ई है, दीर्घ ई आ रहा है यहाँ पे, तो इक में आता ही है। अच परे भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, इक के स्थान पर यण होना चाहिए, ई की जगह पर य होना चाहिए, हर्ये तो इस तरह से रूप बनना चाहिए यदि यण संधि करते हैं तो। लेकिन वो अशुद्ध रूप है, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यण संधि जब यहाँ पर आती है तो प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम अपवाद बन करके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि यदि प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक शब्द के बाद अच है तो यहाँ पर जो हरि है वो क्या है, प्रगृह्य संज्ञक है। क्यों? क्योंकि ईकारांत उकारांत एकारांत तो जो द्विवचनांत शब्द हैं उनको प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, और प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है तो ये प्रगृह्य हो गया, और प्रगृह्य से उत्तर क्या है, अच हो गया ए। तो प्रगृह्य से उत्तर यदि अच हो तो क्या हो जाता है, प्रकृति भाव संधि हो जाती है, अर्थात जो संधि यहाँ प्राप्त हो रही होती है वो संधि नहीं हो पाती, और जो अक्षर है वो अपने मूल रूप में स्थित
हो जाते हैं। तो यण संधि नहीं होती। मूल रूप क्या था? ई था आदि में, और पर में क्या था? ए था। पूर्व में शब्द के अंत में ई और पर शब्द के आदि में ए। तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा। तो आपके पास पहले से शब्द था ह, छोटा अ, र, और उसके बाद ई, और आपने जमा को हटा दिया क्योंकि संधि आप कर रहे हैं, और ए त औ। जब इन मात्राओं को आप मिला देंगे तो हरि एतौ, इसी तरह से संधि ये हो जाएगी। तो ये संधि तो हो गई, लेकिन प्रकृति भाव संधि हुई है, इसीलिए संधि का चिन्ह बीच में से समाप्त हो गया, और बिना संधि हुए ही ये दोनों के दोनों शब्द संधि युक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रकृति भाव संधि कहलाती है। तो इस तरह के उदाहरण आप और भी देख सकते हैं। यहाँ तीसरा उदाहरण मैंने दिखाया है अमी ईशा। जो वहां पर मैंने प्रकृति भाव संधि प्रगृह्य संज्ञा दिखाई थी, उसको आधार बना करके और भी कुछ उदाहरण दिए। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अमी ईशा है, अमी ईशा में भी ई और ई, अमी का जो अंतिम अक्षर है दीर्घ ई, और ईशा का जो आदि अक्षर है दीर्घ ई, इन दोनों के बीच में संधि होनी है। दोनों के बीच में कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? अक सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रही है, क्योंकि दीर्घ ई है और दीर्घ ई इधर है। तो अक से उत्तर सवर्ण अच होने पर पूर्व पर के स्थान पर दीर्घादेश होना चाहिए। लेकिन प्लुत प्रक्रिया नित्यम कहता है कि अच परे रहने पर ई का यदि प्रगृह्य संज्ञक शब्द है पहले, तो फिर आपको इस संधि के बारे में सोचना होगा। तो अमी में ईकारांत है, ये ईदुद्दे द्विवचनम से तो यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुवचन का रूप है, अमी द्विवचन का नहीं है। लेकिन अदसो मात जो सूत्र मैंने पीछे दिखाया था आपको, उस सूत्र से क्या हो जाता है? यहाँ पर उस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से आपका ये सूत्र लागू हो जाता है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, कि प्रगृह्य से उत्तर यदि अच परे हो तो प्रकृति भाव संधि हो जाती है। जो संधि प्राप्त हो रही होती है वो संधि नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ई जमा ई तो संधि युक्त हो गए, वैसे के वैसे नीचे आ जाएंगे अपने मूल रूप में, और मूल रूप में आकर के अम ई और ईशा का ई श आ, इन सारी मात्राओं को आप जब जोड़ देंगे तो अमी ईशा, इस तरह से ये रूप सिद्ध हो जाएगा, संधि हो जाएगी, प्रकृति भाव संधि। इसी तरह से अब अगला उदाहरण देखो आप, अहो ईशा। ठीक, यहाँ पर भी वही है स्थिति, ओ और ई के बीच में आपने संधि करनी है, क्योंकि अह ओ ये और ईशा का इस तरह से अक्षरों को हम अलग अलग कर रहे हैं। तो संधि के लिए पूर्व शब्द का अंत अक्षर है ओ, और पर शब्द का आदि अक्षर है ई। ओ ई के बीच में पहले हम देखेंगे कि संधि कौन सी प्राप्त हो रही थी। सो समस्या जो आ रही है, क्योंकि अपने आप ही हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए पहले की संधि कौन सी होगी। तो संधि प्राप्त हो रही है यहाँ एचो या वायावा। क्यों? क्योंकि एच से उत्तर अच परे हो तो एच की जगह पे अयादि आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ एच है और ये अच है, इसीलिए अयादि आदेश होना चाहिए यहाँ पर। तो अब आदेश हो जाता ओ की जगह पर, जो कि शुद्ध रूप नहीं बनता। ठीक है, तो जो अयादि को बाध करके क्या होती है? प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। इसको घटा करके देखते हैं कि अच तो परे होना ही चाहिए, वो तो एचो या वाया में चाहिए, आद गुणा में भी, वृद्धि रेचि में, प्राय सब में चाहिए। ठीक है, तो अच तो यहाँ पे है ही, लेकिन इसको आपको सिर्फ देख लेना है, पूर्व शब्द जो है प्रगृह्य संज्ञक या प्लुत का तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? प्रगृह्य संज्ञक है ये। क्यों प्रगृह्य संज्ञक है? क्योंकि अदसो मात के बाद जो मैंने सूत्र बताया था आपको ओत, कि ओकारांत यदि निपात है, ठीक, तो ओकारांत निपात की भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो ओकारांत निपात ये है अहो, अहो, आहो, उताहो, ये निपात है। ठीक, तो इनकी क्या है? प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से अच परे होते हुए जो संधि प्राप्त हो रही थी वो संधि ना होकर के क्या हो जाता है? प्रकृति भाव संधि हो जाती है। अर्थात जो शब्द हैं वो अपने प्रकृति स्वरूप में, मूल स्वरूप में ही हो जाते हैं। तो मूल स्वरूप इनका क्या था? ओ जमा ई था। तो जब संधि करेंगे तो जमा को हटा लेंगे, और जो मूल स्वरूप है वो वैसे के